हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। मेरी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस। देखिए वो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि वीडियो के साथ में कैसा मेरा एक्सप्लेनेशन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेटर रहा था। इसलिए मैंने फिर से डिसाइड किया है कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगी बिना फेस दिखाए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और अगर आपको वो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसके ऊपर सोचूँगी। ठीक है? चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हो गया था, उसमें हमने पढ़ लिया था। एक तो वो बीच में ही रुक गई थी पिछली वीडियो, तो मैंने छोड़ दिया, उसको मैंने डाल दिया है, अपलोड मैंने कर दिया है, आप सुन लीजिएगा। उसी के आगे से मैं आज इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ। हम पढ़ चुके थे यहाँ तक हो गया था हमारा, 1 मिनट। एंटिक्विटीज इजिप्ट, जो सुप्रीम काउंसिल, कार्टर डिस्कवर टॉम्ब, सरप्राइजिंगली कंप्लीट, रॉयल कलेक्शंस, है ना। यहाँ थे हम लोग, उसमें रॉयल कलेक्शन तक हो गया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लेजेंड। देखिए उसमें ये बताया गया था कि वो जो मम्मी उन्होंने निकाली थी उसके पास बहुत ज़्यादा रिचेस्ट यानी बहुत ज़्यादा रॉयल कलेक्शन था, यानी खजाना था एक तरीके से बहुत ज़्यादा, जो आज तक किसी भी मम्मी में या कोई भी आर्कियोलॉजिकल जो भी सामान निकला होगा पुराना पहले, उसमें किसी में भी इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं मिला है, इतना ज़्यादा सोना चांदी, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा धन दौलत उसमें मिली। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फरोज लेजेंड, और वो सब कुछ किसका हिस्सा थी? उस फ़रोह की। फ़रोह मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि फ़रोह होता है कोई भी देवी-देवता जो मतलब शादी से पहले मर जाता है कोई लड़का, तो उसे फ़रोज़ कहते हैं, यानी इसको प्रेत एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उस लेजेंड की कहानी है, उस कहानी में वो रॉयल कलेक्शन उसके साथ है। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, और क्या-क्या रखा है उसके साथ में उसकी कब्र में कि बड़े ही आश्चर्यजनक वाले गोल्ड की बनी हुई चीज़ें। इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, इतनी अच्छी तरीके से उसमें उसको कहीं बाहर, मतलब जैसे अब उनको पता था कि ये कोई स्वर्ग में या नर्क में जहाँ भी जाएगी इनकी आत्मा, तो इस तरीके से इटर्नल होता है बड़ा पवित्र। तो इतनी अच्छी तरीके से ब्रिलियंस तरीके से उसमें उन्होंने रिसरेक्शन होता है जीवन के बाद का समय, है ना? मतलब मरने के बाद जो जीवन होगा उसको रिसरेक्शन बोलते हैं। तो गारंटी है कि हाँ भाई, ये उन लोगों को पता था कि ये मरने के बाद कहीं न कहीं जाएँगे और वहाँ इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने उसके साथ ही सामान रख के दिया एंड कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। और उस जब ये डिस्कवरी हो रही थी, उस समय लोगों में बड़ी ही सेंसेशन हो गई थी इस चीज़ को लेके कि पहले के लोग कितना ज़्यादा सोचते थे कि मतलब ये इंसान मरेगा, इसके बाद ये जाएगा और इसको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की मरने के बाद भी। तो उन्होंने मतलब कितना ज़्यादा कोई उनके अंदर लालच नहीं रहा कि इतनी सारी चीज़ें इस मरे आदमी के साथ क्यों रखना, अपन यूज़ करें। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मरे हुए आदमी के साथ उन्होंने इतना सारा सोना चांदी और जाने क्या क्या रख के दिया था एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसी वजह से उस मम्मी ने सबसे ज़्यादा अटेंशन पाई। बट लेकिन टट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। और देखिए सोना चांदी के अलावा टट के साथ वो चीज़ें भी रखी गई थी ब्यूरिड होने के समय, गाड़ने के समय। ब्यूरिड यानी जब मिट्टी में उनको दबाते हैं, तो गाड़ने के समय उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी हैं थी जो उनके रोज़ की मर्रा की लाइफ में काम आएँ। जैसे कि बोर्ड गेम्स, जैसे हम लोग जो बोर्ड गेम घर में खेलते हैं, कैरम बोर्ड हो गया या लूडो वगैरह हो गया, सांप सीढ़ी वगैरह, तो इस तरीके से बोर्ड गेम्स भी उसके साथ रखे गए। एक ब्रोंज का रेज़र भी रखा गया दाढ़ी मूँछ बनाने के लिए। लिनन अंडरगारमेंट, बड़े ही पतले सिल्क से भी सॉफ्ट कपड़े के अंडरगारमेंट्स रखे गए एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। और कई सारे डब्बों में तो फूड, खाना और वाइन, मतलब शराब भी रख के दी गई उसके साथ। यहाँ जिंदों के साथ कोई नहीं करता, यहाँ मरे हुए के साथ उन्होंने इतना सब कुछ रख के दिया। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोज फ्यूनरी ट्रेजर, कई महीनों तक उसकी अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग करके, केयरफुली रिकॉर्डिंग करके कि उसको किस तरीके से फ्यूनरी फ्यूनरी होता है, देखिए फ्यूनरल होता है जब अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं शमशान घाट, उसे फ्यूनरल बोलते हैं। तो फ्यूनररी यानी कि जब उसे गाड़ने आए होंगे ये लोग इस कब्र में,
तो उस समय उसके साथ साथ क्या क्या रखा गया था, कितना ट्रेजर, कितना खजाना उसके साथ रखा गया था, इस सबका केयरफुली रिकॉर्ड किया गया, सारा रिकॉर्ड रखा गया, रिकॉर्डिंग मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करी गई सब चीज़ की। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर अपनी फिर से वही शुरुआत कर दी उसने इन्वेस्टिगेट करना। नेस्टेड कॉफिन यानी छोड़ चुका था 3 कॉफिन्स को, वो भी उसने दोबारा शुरू कर दिए खोजना। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहला कॉफिन खोला, ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड। जब उन्होंने पहला कॉफिन खोला, कॉफिन होता है वो ताबूत जिसमें लाश को रखा जाता है। तो उन्होंने जब पहला ताबूत खोला तो उसके ऊपर क्या था, श्राउड। श्राउड होता है कफन, कफन था एडोन्ड विथ, उस कफन को काहे से सजाए रखा था, गार्लैंड्स यानी मालाओं से, फूलों की माला, ऑलिव की लीव्स से, पत्तियों से, वाइल्ड यानी जंगली जो सेलरी फल होता है उससे, लोटस के पत्तों से, और लोटस यानी कमल के पत्तों से, और कॉर्न फ्लावर्स से, और फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। और इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों से पता चलता है, मतलब एविडेंस प्रमाणित होता है कि इसको कब गाड़ा गया होगा, इसको ज़रूर मार्च और अप्रैल के महीने में ही दफनाया गया होगा। ये ऐसा क्यों लगाया इन्होंने, फेडेड फेडेड यानी धुंधला-धुंधला अंदाज़ा इन्होंने ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि जो लोटस है, जो कॉर्नफ्लावर है, जो सेलरी हैं, ऑलिव लीव्स हैं, ये सब मार्च अप्रैल के महीने में ही पाई जाती हैं। इसलिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूर मार्च और अप्रैल में दफनाया गया होगा, जब इन चीज़ों जब जब जिस समय ये चीज़ें खिलती हैं। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो फाइनली मम्मी तक पहुँचे, मतलब ताबूत निकाला, ताबूत के ऊपर बहुत सारा सामान था वो निकाला, तब फाइनली मम्मी के पास पहुँचे, तो दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालाँकि उनको बहुत परेशानी आई मम्मी तक पहुँचने में। द रिचुअल रेज़िन हैड हार्डन्ड, जो रिचुअल रेज़िन यानी जो उनका उनका पुश्तैनी जो रेज़िन होगा, चिपकाने का जो गोंद होगा, वो गोंद बड़ा ही सख्त हो गया था, हार्डन्ड बहुत सख्त हो गया था। सीमेंटिंग तट, जिसने तट को क्या कर लिया था, चिपका लिया था अपने ऊपर, टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, काहे में चिपका दिया था, जिस सोने के ताबूत में उसको दफनाया गया था, उसी सोने के ताबूत की नीचे की परत उससे पूरी तरीके से क्या हो गई थी, चिपक गई थी बिल्कुल। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, मतलब इतना ज़्यादा लोगों ने फोर्स लगाया लेकिन कोई भी उसको हिला नहीं पाया, यानी उसको उस गोल्ड के कॉफिन से उसकी बॉडी को अलग नहीं कर पाए। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, अपनी जो भी बुक उन्होंने लिखी होगी बाद में, उसमें लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जा सकता था, अगर वो नहीं छूट रही थी तो क्या किया जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, द सन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार। देखिए रेगिस्तान है, इजिप्ट का समय है, इजिप्ट में रेगिस्तान है, भारी भयंकर धूप खिली हुई है, साउथ का इजिप्ट है। तो कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रीजन, तो उन्होंने सोचा कि इतनी भयंकर धूप में अगर इसको रख दिया जाए ताबूत को निकाल के, तो हो सकता है इससे जो जो गोंद है वो पिघल जाए। एंड फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उसको वहां रखे रहने के बाद, देखिए अब बीच में ही से इन्होंने नक्शा डाल दिया है। देखिए ये नक्शा बता रहा है कि इजिप्ट में कहाँ पर ये किंग ऑफ वैली होती है, जो मैंने बताया था आपको कि किंग ऑफ वैली ऑफ किंग्स एंड वैली ऑफ क्वींस होती हैं, जहाँ पर इनको दफनाया जाता है। देखिए ये जो हिस्सा है, यहाँ पर इजिप्ट के इस हिस्से में इनको दफनाया जाता है। इसका बड़ा पार्ट करके इन्होंने जूम करके यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये वैली ऑफ क्वींस है और ये वैली ऑफ किंग्स है, यहाँ पर इन लोगों को दफनाया जाता है। और जो टॉम्ब ऑफ तूतन खामून, ये तूतन खामून का टॉम, यानी जिसको अपन अभी पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में, टट, जिसका पूरा नाम तूतन खामून है, टट, उसको यहाँ पे दफनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनसाइन, उन्होंने क्या किया, मम्मी को उस धूप में, भारी चिलचिलाती धूप में रख दिया, जिससे कि वो रेजिन पिघल जाए और वो उसको आसानी से निकाल सकें। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितनी धूप थी, 149 डिग्री की गर्मी थी। नथिंग बच्ड, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैज़ टू बी चिजल्ड अवे। जब उन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक डिटैचमेंट किए गए थे, उन्होंने नोटिस किया कि जितनी कुछ हमारी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, जितने उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूज़ करने के बाद भी वो नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो जो मटेरियल था, कंसोलिडेटेड मटेरियल, जिसको रेजिन बोल रहे हैं, गोंद बोल रहे हैं, वो जो मटेरियल था वो उसके पैरों से, लिम्ब से, ट्रंक से, उसके जो धड़ होता है उससे पूरी तरीके से चिपक गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको निकाला नहीं जा सकता था, तो पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स,
तो उन्होंने सोचा कि क्या करें कि ऊपर ऊपर कर उसके बॉडी के पार्ट्स को हम ऊपर से उठा लेते हैं और खाल को चिपके रहने देते हैं। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया। इन हिज डिफेंस, अब देखिए उन्होंने किया तो गलत था, क्योंकि देखो अब उसकी बॉडी को काटा उन्होंने, क्योंकि वो उस ताबूत से बाहर नहीं आ रही थी, चिपकी हुई थी, तो वो निकल नहीं रही थी, तो उन्होंने उसकी बॉडी को ही काट दिया, यानी कि खाल को काट दिया और उस बॉडी को बाहर निकाल लिया। तो वो जब उस पे पूछा गया, उस पे केस किया गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तो उन्होंने अपने डिफेंस में क्या बोला, कार्टर कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस। अब कार्टर के ऊपर मतलब अब लोग बागों ने बोला कि जो जो भी उनके हायर होंगे अथॉरिटी, उन्होंने जब बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके पास चॉइस नहीं थी कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने क्या अपने बचाव में क्या कहा कि इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो उसको नहीं काटते तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड अपार्ट टू मूव द गोल्ड। तो अगर हम नहीं काटते तो कोई ना कोई चोर आकर गार्ड्स को मार के और इसको क्या करता, चुरा लेता, और इसके सारी जो भी इसके गोल्ड लगा हुआ था वो सब कुछ वो चोर चुरा के ले जाते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। तट के समय जो राजा महाराजा होते थे वो सच में बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे। वेल्दी यानी पैसे वाले। एंड दे थॉट, और उनका मानना होता था और होप्ड और आशा होती थी कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपना पूरा जायदाद है ना अपने साथ ले जाए मरने के बाद। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स गुड्स। और यही मान्यता के चलते उन्होंने तट के साथ में इतनी सारी चीज़ें रख दी, ग्लिटरिंग गोल्ड यानी चमकते हुए सोने के साथ-साथ, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसकी लाश के साथ दफना दी। प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट्स, यानी हाथ-पैरों में भी सब कुछ पहना रखा था, रिंग्स, एमुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, जो इंसान किसी शादी-ब्याह में कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े उन्होंने पहनाए थे उसको, एप्रन, सैंडल पहनाई थी, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज़, उसके उँगलियों के लिए, पैरों की उँगलियों के लिए, सब कुछ उन्होंने उनको तैयार करके उसमें दफनाया था। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफ़िन एंड मास्क, और उससे भी ज़्यादा तो जो अंदर का कॉफ़िन था और उसके ऊपर चढ़ा हुआ मास्क था, वो पूरा का पूरा प्योर गोल्ड से बना हुआ था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, उसके जितने भी जो पहन रखे थे उन्होंने गारमेंट्स और जितने भी ऑर्नामेंट्स, इन सब से तट को अलग करने में कार्टर मैन रिमूव्ड द मम्मी हेड। तो अब चूंकि वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से चिपकी हुई थी कि निकल नहीं रही थी, तो कार्टर ने क्या किया, उसका सर अलग कर लिया है, नियरली मेजर पॉइंट, अलग अलग शरीर के अलग अलग पॉइंट अलग कर लिए। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने सारे उसके बॉडी के अलग अलग पार्टों को काट काट के अलग अलग करके निकाल लिया, जब उन खत्म हो गया उनका पूरा काम, सारे उन्होंने सोना चांदी जो भी लगा हुआ था सब ट्रेजर निकाल लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। तो उन्होंने क्या किया कार्टर ने कि उसकी बॉडी को एज इट इज जमा दिया, और किसी को पता ना लगे कि ये कटी हैं, तो उनके बीच में क्या भर दिया, सैंड, रेत भर दी। यानी जैसे मान लीजिए गर्दन और धड़ काट दी उसने, अलग कर दी, तो गर्दन और धड़ का जो पता ना चले कि ये कटी हुई है, तो यहाँ बीच में उसने रेत फैला दी बहुत सारी, तो जिससे कि लगे नहीं कि ये कटा हुआ है। एंड विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और वो जो जिस बेड पे उसकी बॉडी लेटी हुई थी, बॉडी रखी हुई थी, उसको पूरी तरीके से इस तरीके से पैड कर दिया कि पता ना चले कि इसको निकाला जा चुका है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स। देखिए कुछ दशकों से आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो अब वो क्या करती हैं, वो ट्रेज़र पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है ना? उसका ध्यान ट्रेज़र पे नहीं है, खजाने पे नहीं रहता है, बल्कि फ़ोकस लेस ऑन ट्रेज़र, यानी ट्रेज़र पे तो कम ध्यान रहता है, मोर ऑन द फ़ैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ़ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज़ ऑफ डेथ। उनका फ़ोकस कहाँ रहता है कि भई वो उसने अपने जीवन में क्या किया होगा, और वो मरा कैसे, उसकी मरने की जो मिस्ट्री होती थी, उस पर ज़्यादा ध्यान है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और ये सब जानने के लिए उन्हें बहुत सारे औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो उसकी आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ और आफ्टर डेथ के बारे में भी पूरी जानकारी ले लेते हैं। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, देखिए कार्टर ने 1922 में उसको निकाला था, उसके बाद 1968 में यानी 40 साल बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक स्टार्टलिंग यानी चौंका देने वाला फैक्ट बताया कि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। जब उन्होंने निकाला उसको, उसका एक्सरे किया, तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी तो नीचे की कुछ रिब्स ही गायब हैं,
ब्रेस्ट की बोन ही गायब है और चेस्ट के केक्स ही गायब हैं। तब लोगों को पता चला कि इसकी जो डिस्कवरी फर्स्ट बार हुई थी तब ये सारी चीज़ें निकाल ली गई थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करना होता है पता लगाना, कोई भी बीमारी का पता लगाना, तो हम कह सकते हैं डायग्नोस करना। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास आज बहुत अच्छी मशीन है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन, बाय विच हंड्रेड ऑफ एक्सरे इन अक्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर like slices of bread to create a थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। सीटी स्कैन में क्या होता है, बॉडी को थ्री डायमेंशनल तरीके से चारों तरफ से उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें है अंदर, वो सब कुछ जान लिया जाता है। वॉट मोर वुड सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन एक्सरे। एक्सरे क्या रिवील करेगा, उससे कहीं ज़्यादा सीटी स्कैन ने रिवील कर दिया था। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और जो क्वेश्चंस आज अभी भी लटक रहे थे, 1968 में लटक रहे थे कि वो कैसे मरा होगा, क्या हुआ, उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर भी हमें सीटी स्कैन के बाद पता चले। हाउ डिड ही डाई, कैसे ये मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज एट द टाइम ऑफ डेथ, और मरने के समय उसकी क्या उम्र रही होगी, ये सारी जानकारी सीटी स्कैन के द्वारा ही पता चली। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। जब किंग टट मरा होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट रहा होगा रॉयल स्टैंडर्ड, यानी ये भी शाही काम हुआ होगा। जब वो मरा होगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से शाही तरीके से दफनाया गया, बहुत बड़ा फ्यूनरल रखा गया होगा। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि उनके खानदान का वो पहला सॉरी लास्ट वारिस था। एंड इस फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका फ्यूनरल ही मुझे लगता, हमें लगता है कि उसकी डायनेस्टी का यानी उसके पूरे राज्य का समापन, विनाश का कारण ही उसी का फ्यूनरल रहा होगा, यानी आखिरी वही था। तो जैसे ही वो मरा होगा उसके बाद से उसका राज धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ इज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसके मरने का समय और कारण वो अभी भी अनक्लियर थे। एमेनहत्तोब थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। देखिए अब पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे। एमेनहट्टोब तट के या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे। वॉज अ पावरफुल फरो, वो भी बहुत ताकतवर प्रेत थे। हु रोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाईएस्ट। देखिए फरो इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि देवी देवताओं को फरो बोला जाता है। अब चूंकि मर गए ना इसलिए उनको फरो बोल रहे हैं वो लोग। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, 4 decade यानी 4 दशकों तक उस पर राज किया था, डायनेस्टी पर, अपनी जो हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी, गोल्डन एज, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, उस स्वर्ण युग में 18वीं शताब्दी में 18वीं डायनेस्टी जो इनकी थी उसमें इन्होंने करीब 40 साल तक क्या किया, राज किया। हिज सन एमेनहट्टोब IV सक्सीडेड हिम, और फिर उसके बाद एमेनहट्टोब जब इनका बेटा हुआ उसने इनके बाद वो राजा बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री। और जैसे ही एमेनहट्टोब राजा बना तो उनकी हिस्ट्री में, उनके राज्य की हिस्ट्री में कुछ चेंजेस आ गए। क्या चेंज आ गए कि द न्यू फरो प्रोमोटेड द वर्शिप। अब जो नया राजा बना है वो थोड़ा अलग हटके काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो वर्शिप ऑफ द एथेन, यानी जो सन डिस्क है, जो सन है, वो उसकी पूजा करता है। चेंज हिज नेम टू एकेनेथेन। तो उसने अपने जो जो जिस देवता की वो पूजा करते थे सन डिस्क की, उसका नाम बदल के एकेनेथेन कर दिया। और सर्वेंट ऑफ द एटेन, यानी क्या कह दिया, या तो एकेनेथेन बोलो या अतेन का सर्वेंट बोलो, नौकर अतेन का। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ द एकेनेथेन। और उसने क्या किया, अपनी राजधानी भी बदल ली। जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस कैपिटल होती थी ना, थीव्स, उससे उसने एकेनेथन को बदल दिया। नोन नाउ एज अमारना, जिसको आज उसकी राजधानी को क्या बोलते हैं, अमारना नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। उन्होंने पूरे देश को, पूरे राज्य को शॉक कर दिया। कब, जब उन्होंने अमून पर अटैक कर दिया। जो अमून क्या था, उनका मेजर गॉड। अब आप कहोगे कि भाई मेजर गॉड पे कैसे अटैक कर दिया, तो मेजर गॉड पे अटैक करना यानी मूर्तियों पे अटैक कर देना। स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी इमेज को बर्बाद करने लगे। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके मंदिरों को बर्बाद करने लगे, बंद करने लगे। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत डरावना समय था। जैसे मान लीजिए आज के हमारे समय में हमारे भगवानों के मंदिर बंद कर दिए जाएं, मूर्तियों को तोड़ा जाए, तो हमारे लिए कितना भयानक समय होगा। तो ऐसे ही ये उस समय का भयानक सीन था।
सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन बताते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, जो कि वहाँ गए थे, एंशियंट पुराने थीव्स के साइट पर गए थे, उन्होंने पूरी जानकारी ली थी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनेथन वेंट अ लिटिल वैकी। अब चूंकि जो उनकी फैमिली है वो धीरे धीरे जो सदियों से राज करती आ रही थी ना, अब उसका एंड आने वाला है, अंत आने वाला था। और अंत आते आते जो एकेनेथन था वो पूरा तरीके से पागल हो गया था। क्या हो गया था? वैकी, पागल हो गया था। अब पागल होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो किसी को भी पत्थर मारने लगा। पागल होना यानी सारे नेगेटिव काम करना, पूरे नेगेटिव काम करना। आफ्टर एकेनेथन डेथ, और जब एकेनेथन मर गया, अ मिस्टीरियस रूरल नेम्ड स्मैन खरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। देखिए, अब ये लोग उस समय थे तो नहीं ना, तो जो पता करें कि कौन सा राजा था कौन सा नहीं था। ये तो सबूतों की बेस पे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये राजा रहा, फिर उसने ऐसा करा, फिर उसने ऐसा करा। तो ये कह रहे हैं बीच में एक मिस्टीरियस राजा भी आया, मिस्टीरियस रूलर भी आया, जिसका नाम स्मैन खरे था। लेकिन वो बहुत ब्रीफली आया, ब्रीफली यानी उसने बहुत कम समय तक राज करा, और उसके कुछ ज़्यादा निशान नहीं मिलते हैं, ट्रेस नहीं मिलते हैं ज़्यादा। एंड देन अ वेरी यंग, और फिर उसके बाद स्मैन खरे के बाद अब आया एक यंग तूतन खातिन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम टट बुलाते हैं। तूतन खातिन आया, टुक द थ्रोन, उसने राजा का थ्रोन यानी सिंहासन ले लिया। किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे, जो कि आज राजा टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतन खामून। उस टट ने अपना तूतन खातिन से अपना नाम काय में बदल लिया, तूतन खामून में। लिविंग इमेज ऑफ आमून, जो कि अपने आप को क्या कहता था? मैं आमून की जिंदा इमेज हूँ, यानी मैं ही आमून हूँ, मैं ही भगवान हूँ। एंड ओवर सॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर उसने अपने पुराने तरीके सारे बदल दिए। जो लोग काम करते थे पुराने तरीकों से, उन सारे तरीकों को बदल दिया। ही राइन्ड फॉर अबाउट 9 years, करीब 9 साल तक उसने राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली यानी किसी किसी ने सोचा नहीं था, वो मर गया। Regardless of his fame and speculation of his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. देखिए, उसके फेमसनेस को, जितना वो फेमस हुआ था उसको छोड़ के, और जितनी लोगों की बातचीत उसके बारे में हुई थी उसको छोड़ के अगर हम देखें, तो एक इजिप्ट में जितनी मम्मियाँ हैं उनमें से एक मम्मी टट की भी है। एंड हाउ मैनी, नो वन नोज। कितनी मम्मियाँ निकली हैं इजिप्ट में, ये कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। इजिप्शियन मम्मी का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था 2003 में, जिसकी इन्वेंशन की गई थी। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। उसके द्वारा जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग तो 600 मम्मियाँ निकाल चुके हैं, और अभी भी काउंटिंग जारी है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। अब अगला काम क्या होने लगा? एक पोर्टेबल सीटी स्कैनर मशीन बना दी गई, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। तो उसके द्वारा उन्होंने क्या किया? पता किया और सारी मम्मीज के बारे में। और ये जो सीटी स्कैन थी पोर्टेबल, ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उनको दी थी, आर्कोलॉजिस्ट सेक्शन को। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। किंग टट यानी टट की जो बॉडी थी वो पहली मम्मी थी जिसको स्कैन किया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। उसके डेथ से लेके उसकी लाइफ तक उसके लोग वाग कैसे उनके साथ बिहेव रहा होगा, सारी जानकारी उन्होंने उसके स्कैनर से पता करी। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. देखिए, सीटी मशीन क्या करती है? जो सीटी स्कैनर होती है वो मम्मी को पूरा सर से लेके पैर तक करीब उसके 1700 डिजिटल एक्सरे निकालती है क्रॉस सेक्शन में। अब आप कहेंगे क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो क्रॉस सेक्शन होता है ऐसा, खड़े में ले लिए, फिर आड़े में ले लिए, फिर पीछे से भी ले लिए पूरा, और आड़े में तिरछे में भी ले लिए, यानी सब तरीके से क्रॉस सेक्शन उन्होंने उसका क्या लिया? CT स्कैन किया। Tuts had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, take an eerie detail in the resulting image. उसका जो दिमाग था, टट का जो माइंड था, जो खोपड़ी थी, उसको करीब इतने 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई, और उससे कुछ बहुत ही खतरनाक डिटेलें मिली इमेज के द्वारा। विथ टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड
अब तट की बॉडी को भी उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा था, विथ टट्स entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that winged goddesses of a glided burial shrine protected far so long. उन्होंने क्या किया कि रेडियोलॉजी से, फॉरेंसिक साइंस से, एनाटॉमी साइंस से, सब जगह से जहाँ जहाँ से उनको साइंटिफिक रिसर्चेस मिल सकती थी, सब जगह से उन्होंने इसके सीक्रेट को निकाला और कई सालों तक उसको प्रोटेक्टेड भी रखा. द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात उसको स्कैन करने वाले थे, देखिए यहाँ से सीन दूसरा आ गया. कौन सा? जब वो फर्स्ट बार उसको निकाला होगा सीटी स्कैन करने के लिए, ये वो सीन आ गया है. द नाइट ऑफ द स्कैन, जो स्कैनर की नाइट थी, वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स. वो उसके बॉक्स में, यानी वो जो ताबूत था उसमें से ले जा रहे थे टट को. वर्कमैन यानी काम करने वाले लोग, क्या करने के लिए? स्कैन करने के लिए. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. देखिए अब ये कैसे ले जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत कम से कम 25 फीट, अपन ने शुरू में पढ़ा था पहली वीडियो में कि वो कितनी गहराई में थी, करीब 25 फुट गहराई उन्होंने खोदी थी, तब जाके मम्मी मिली थी उन्हें. तो अब वहाँ 25 फीट से ऊपर भी तो लाना है उसे खींच के. तो उन्होंने क्या किया था, जो बुलीज होती है ना, उनमें बांध के उसको ऊपर रैंप के द्वारा खींचा जा रहा था. स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, अब देखो खींच तो रहे थे ठीक है, लेकिन बाहर अगर सख्त जमीन होती है तो स्टैंड अच्छे से गड़ जाते हैं, लेकिन बाहर क्या है? रेत. तो रेत में स्टैंड सही तरीके से गड़ नहीं पा रहे थे, और जो मशीन हुई थी वो बार बार हिल रही थी, स्विरल कर रही थी सैंड की वजह से, क्योंकि सैंड खिसक रही थी. देन रोज एन ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. और फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में स्कैनर रखा था, वो भी वहां पे रखा गया था, क्योंकि मैंने बताया ना ये पोर्टेबल सीटी स्कैन बन गई थी. तो वो सीटी स्कैन मशीन भी वहाँ लाई गई थी, उसी मशीन पर इस बॉडी को ले जाके रखना था. 20 मिनट्स लेटर, करीब 20 मिनट के बाद, 2 मैन इमर्स्ड, दो लोग फ्री मतलब वहाँ से निकले बाहर. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. और फिर वो लोग मतलब बाहर तो निकले, फिर दोबारा से अपने कैबिन में आए, और कैबिन से वो क्या ले गए? 2 वाइट प्लास्टिक के फैन ले गए. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. $1 million का जो स्कैनर था ना, वो खराब हो गया था. क्यों? क्योंकि सैंड में कूलर फैन चल गया था. कूलर फैन चलने की वजह से जो सैंड उड़ी, उसकी वजह से मशीन खराब हो गई, मशीन काम करना बंद कर गई, क्योंकि रेत उड़ी होगी उसमें. कर्स ऑफ द फरो, जोक द गार्ड नर्वसली. वहां पर एक गार्ड जो खड़ा हुआ था, वो बड़ा नर्वस होके बोलता है कि ये पक्का उसका श्राप है, जो तुम्हारी मशीनें खराब हो गई. तो कह रहा है उन्हीं का श्राप है ये. इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. लेकिन वो कह रहे हैं आखिर को जो वो जो सब्सटीट्यूशनल फैंस लेकर आए थे, एक्स्ट्रा में जो फैन लेकर आए थे, वो काम कर गए. तो उन्होंने अपना पूरा प्रोसीजर फिनिश किया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब उन्होंने चेक कर लिया कि अब कोई भी डाटा उनका खोया नहीं है, सब कुछ मिल गया है. द टेक्नीशियंस टर्न्ड टच ओवर द वर्कमैन. टेक्नीशियंस ने टच को किसको दे दिया? वर्कमैनों को. वर्कमैन यानी वे खुदाई करने वाले, उनको दे दिया. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो उसको ले गए और दोबारा से उसी के टॉम्ब में वहीं लिटा दिया. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, करीब 3 घंटे भी नहीं हो पाएंगे जब उसको उसके कॉफिन से निकाला गया था. द फरो अगेन रेस्टेड इन पीस, यानी 3 घंटे के लिए वो बाहर आया था, उसके बाद फिर से अपने उसी रेस्टेड इन पीस यानी शांति में उस ताबूत में सो गया. वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर पुराने प्रीस्टों ने, यानी जो जो होते हैं पुजारी, जो मंत्रों से गड़वाते हैं उनको, फ्यूनरल करवाते हैं उनका शमशान में, वो उन्होंने उस समय करा होगा, वो उसी पे जाके लेट गया, जिस पे वो कई सालों से, लॉन्ग अगो, कई सालों से लेटा हुआ था. Back in the trailer, technician pulled up astonishing images of a tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and titled in every direction. वो कह रहे हैं अगर हम दोबारा से टेक्नीशियंस की तरफ चलें, तो उन्होंने बताया कि पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस, हमने ऐसी ऐसी इमेजेस ली हैं उसकी तट की, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रही थी. अ ग्रे हेड, देखो ग्रे कलर का तो हेड है, यानी वाइट. टुक शेप फ्रॉम ए स्क्रैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, उसको इतना ज़्यादा अंदर तक गहराई से देखा गया तो उसके एक एक पिक्सल अलग अलग फैल रहे थे स्क्रीन के.
एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियंस ने उसको घुमाया और हर डायरेक्शन से उसको देखा और उसको टाइटल भी दिया, सॉरी टाइटल नहीं है ये, टिल्टेड है, मतलब झुका झुका के उसको हर सेक्शन से उन्होंने देखा। टिल्ट करना यानी थोड़ा सा झुका देना। नेक वर्टिब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, एनाटॉमी क्लास में उसकी नेक की जो वर्टिब्री है, देखिए वर्टिब्री होती है हमारी जो गर्दन के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियां गई हैं उनको नेक वर्टिब्रे बोलते हैं। तो नेक वर्टिब्रे के बारे में उन्होंने एनाटॉमी क्लास में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझा। एंड अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और दूसरी इमेजेस में उसके हाथों को रिवील किया गया। एंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, उसकी पसलियों के भी कई सारे व्यू लिए गए। ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, उसके खोपड़ी के भी कई सारे जो सेक्शंस हैं वो लिए गए एक्सरे के। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अभी तक के लिए प्रेशर खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवाज स्माइल्ड, जाही हवाज जो मैंने बताया था शुरू में सेक्रेटरी जनरल थे, वो बैठते हैं और कहते हैं चलो अब प्रेशर खत्म हुआ, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर था जो हमारे ऊपर वो थोड़ा कम हुआ। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, ये देख कर कि चलो उसके साथ कुछ भी सीरियसली गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कह रहे थे ना कि कर्ज मिलेगा, श्राप मिलेगा, तो उसे लगा कि चलो कुछ सीरियस गलत नहीं हो पाया। आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट, वो कह रहे थे कि मैं सो नहीं पाया था लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया था। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मैं जा सकता हूँ और सो सकता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? जाही अवा, सेक्रेटरी जनरल, जो कि 2005 में किंग टट की बॉडी को दोबारा से लाए थे सीटी स्कैन करवाने के लिए। क्लियर है सबको? ये चैप्टर आपके म्यूरल इन किंग टट स्टॉप शोइंग किंग टट विद ऑस्टरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। देखिए इन्होंने ऐसा बताया है कि जो टट का जीवन है वो आफ्टर लाइफ भगवान से जाके मिला होगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, देखिए वो जो जो सैंड का, रेत का जो ग्राउंड था जहाँ पर उन्होंने पिलर बनाए थे और जिनसे अंदर तक वो मशीन चला के पुली चला के गए थे, वो कह रहे हैं उनको हमने वहीं छोड़ दिया। और मेटल की जो स्टेयर्स थी, जो सीढ़ियाँ थी जिनसे नीचे उतर कर चढ़ के ऊपर जाना था, वो भी वहीं छोड़ दी थी उन्होंने। द विंड हैड स्टॉप्ड, और जो तूफान था वो शांत हो चुका था। द विंटर एयर ले कोल्ड, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। एंड स्टिल लाइक डेथ इट सेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और ऐसा लगता था जैसे अभी तक हमें ऐसा लगता है जैसे मौत आसपास घूम रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे डेथ भी यहाँ से छोड़ के चली गई है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट स्टॉप स्टूड ओरियन, जैसे ही तट के टॉम्ब के किनारे पर हम पहुंचे तो ओरियन बन गया। ओरियन होता है जो स्टार्स होते हैं उनका एक कॉन्स्टिलेशन बनता है जिसको ओरियन कहते हैं। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओराइसिस, यानी ऐसा कॉन्स्टिलेशन जो कि देवता, उनके देवता के रूप में माना जाता है। जैसे ही उसको बंद कर दिया तो आसमान में वो कॉन्स्टिलेशन बना जो ये बता रहा था कि तट अपने देवता से जाके मिल चुका है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ है ना, जीवन के बाद जो भगवान होता है उससे जाके मिल चुका है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो क्या कर रहा है, इस लड़के राजा को देख रहा है। कौन? वो गॉड उनका। देखिए सोर्स क्या है इस चैप्टर का, नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6। ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये एज इट इज चीज़ मिल जाएगी। उन्होंने बता दिया है कि इसको चैप्टर को लिखने का मतलब, ये चैप्टर जो प्रिंट किया है ये इसका सोर्स कहाँ से मिला इनको। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। इसमें थोड़ा थोड़ा कट कर कर करके दिया गया है, मतलब कहीं से कहीं सिचुएशन को ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक समरी टाइप में इसकी वीडियो भेज दूँगी, जिससे आपको पूरा इसका क्लियर हो जाएगा क्या इसका मोटिव है, क्या समझाना चाह रहे हैं। ओवरऑल तट के बारे में बताया गया है, जो तट राजा था वो कैसे मरा, उसकी मम्मी को उन्होंने कैसे सीटी स्कैन करके उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली। और मम्मी के बारे में अगर आपको पता करना हो कि मम्मी क्या होता है तो आप हॉलीवुड मूवीज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मम्मी क्या होता है, और पिरामिड्स के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।